जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं स्टडी गांव वाला। मैं कक्षा 10वीं का इतिहास लेकर आया हूं, जो कि आप सबके परीक्षा को देखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि परीक्षा आपका फरवरी माह में है और जिन बच्चों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है या कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि रिवीजन हो जाए, तो उनके लिए यह रिवीजन सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए हिस्ट्री का अध्याय। और एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग लेकर सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज नोट्स तैयार कर कर आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आप सभी का जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है पूरे साल और वो चाहते हैं कि अच्छे नंबर प्राप्त हों, तो वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास अभी भी 2 महीने का समय है और आप चाहें तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। तो देर ना करिए, आप हमसे ज़रूर जुड़ें और इस सीरीज को पूरा देखें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता तब कमेंट करिए, और समझ में आता है तब भी कमेंट करिए। कोई डाउट होता है तुरंत आप कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो ना टाइम बर्बाद ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। इतिहास का पहला अध्याय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द अराइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी प्रारंभ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि थोड़ा सा कि भाई राष्ट्रवाद आखिरकार होता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जब कभी भी कोई व्यक्ति या कोई लोग अपने देश के बारे में सोचना शुरू करते हैं, सोचना अर्थात उसके कल्चर के बारे में या उसके विकास के बारे में और उसके अपनत्व के बारे में कि भाई ये हमारा देश है, इसके बारे में हमें अच्छा करना होगा, जो भी बुराइयां हैं, जो भी लोग हैं बाहरी, उनसे रक्षा कैसे करना है, इत्यादि सभी चीज़ों पे विचार करना ही राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, जो कि लोगों को एकजुट रखने की भावना उत्पन्न होती है, वही राष्ट्रवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यह सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुआ था पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बात करें तो यूरोप में स्टार्ट हुआ था भाई। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद स्टार्ट हुआ था। तो उसी को हमें आज पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि पहले ही लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो पढ़िए, राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो लोगों के समूह को साझा पहचान, इतिहास और विरासत को बढ़ावा देती है। 19वीं शताब्दी में इसने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह बदल दिया और वंशानुगत साम्राज्य की जगह राष्ट्र या राज्य का उदय हुआ। ठीक है, मतलब कि इसने जो राष्ट्रवाद की जो भावना है 19वीं शताब्दी में पूरे के पूरे यूरोप के नक्शे को ही बदल दिया। पहले के समय में सभी मतलब जो मजबूत देश थे वो सभी कमज़ोर देशों को अपने अधीन करके रखे थे। उसको क्या किया भाई कि राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ और सभी लोगों ने आज़ादी की मांग की और सभी लोग अलग अलग हो गए। तो कैसे हुए आइए देखते हैं इसमें। तो ठीक है, फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? तो एक सोच है, जैसे कि कह सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज है ये, फ्रांसीसी भाषा। यूटोपिया 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार सारियू ने राजनीतिक या जनतांत्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के विश्व की कल्पना की। किसकी कल्पना की? तो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, जहां लोग स्वतंत्रता की मूर्ति की वंदना कर रहे हैं। यह उस समय एक आदर्शवादी सोच या यूटोपिया थी। यह एक महान सोच थी 1848 में, क्योंकि उस समय फ्रांस में या अन्य यूरोपीय देशों में अन्य लोगों के कब्जे थे।
अगली बात बोली गई है कि भाई फ्रांसीसी क्रांति 1789 और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा आप 9वीं में पढ़े होंगे, या अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। क्लास 9th में देखिए, तात्पर्य करने का यह है कि 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। वो क्रांति इसलिए होती है कि लुई 16वां जो वहाँ का राजा था, उसने मतलब कह सकते हैं कि जो वहाँ की निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए, उसकी निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए वहाँ के जन साधारण लोगों ने विद्रोह कर दिया और उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका। और पहली बार 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, ठीक है, तो उसी के बारे में बोला है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसने कि राष्ट्रवाद को जन्म दिया। क्योंकि राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे हैं तो भाई इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो जब 1789 का क्रांति होती है तो उसमें क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए। जैसे सत्ता का हस्तांतरण होता है, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर नागरिकों के समूह में आ गई। मतलब जो पहले राजा बनते थे वो राजा के बेटे राजा बनते थे। जैसे पहले था लुई 14वां, जिसने जो बोलता था अपने आप को कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। फिर लुई 15वां आया, फिर लुई 16वां आया। तो ये जो सत्ता का हस्तांतरण था, प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकल के नागरिकों के बीच में आ गई, ठीक है। सामूहिक पहचान बनाने के कदम। सामूहिक पहचान मतलब कि लोगों ने अपने पहचान बनाना शुरू कर दिया। पितृभूमि और नागरिक, एक संयुक्त समुदाय का विचार। मतलब सभी का यह विचार हुआ कि भाई ये हमारी भूमि है और यहाँ के हम नागरिक हैं। ऐसे विचार मन में लोगों के उठने लगे। नया झंडा, जब 1789 का क्रांति होता है तो वहाँ पे नया झंडा बनता है, क्योंकि उससे पहले राजा का अपना झंडा था, मगर अब नया झंडा वहाँ पे बनता है। पुराने झंडे रॉयल स्टैंडर्ड की जगह तिरंगा यानी 3 कलर्स चुना गया। नेशनल असेंबली, जिसमें मतलब जो नेशनल असेंबली थी उसे स्टेट जनरल का नाम बदल कर, जिस पहले नाम था उसका स्टेट जनरल, अब नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। पहले नेशनल असेंबली का मतलब जो नाम था वो था स्टेट जनरल, अब उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आगे है कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हुई। तो सभी नागरिकों के लिए समान कानून, आंतरिक यातायात या आयात निर्यात भी कर सकते हैं, तो यातायात, ठीक है। शुल्क की समाप्ति हो गई। मतलब जो भी लोग थे भाई, अब उनका जो आंतरिक यानी अपने देश के अंदर यदि व्यापार करते हैं तो उनको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी सभी लोगों के लिए कानून भी समान हो गया। पहले क्या था कि भाई अगर राजा गलती करता है तो उसको कोई भी सजा नहीं दिया जाएगा, या कोई उच्च पद के अधिकारी गलत कार्य कर देते हैं तो उनको कोई भी सजा नहीं दिया जाएगा। बट अब ऐसा नहीं था, अब बदल गया था स्थिति। और भाषा की बात करें तो फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, यानी कि फ्रांस में जो भाषा होगी वो फ्रेंच ही होगी, यानी फ्रांसीसी भाषा होगी। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, मतलब कि जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिला, मतलब या कह सकते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है उसी को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। और अगली बात जो बोली गई, नेपोलियन का शासन जो था वो 1804 से लेकर 15 तक था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे नेपोलियन के प्रजातंत्र को नष्ट किया। नेपोलियन ने 1804 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया, ठीक है, ये बात तो सही है। मगर एक बात ये है कि उसने फिर राजा बनने के बाद क्या क्या किए, तो उसने देखो किया भैया कि नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। अब भाई प्रजातंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि 1789 में हमने अभी पढ़ा कि क्रांति हुई तो वहाँ पे लोकतंत्र मतलब कुछ टाइम के लिए प्रजातंत्र आ गया था, क्योंकि वहाँ पे जो लुई 16वां जो था
उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था लोगों द्वारा। तो वहाँ पे कुछ समय के लिए प्रजातंत्र आ गया, मगर वहीं पे जब 1804 में नेपोलियन राजा बन जाता है वहाँ का, तो वह क्या करता है, प्रजातंत्र को ख़त्म कर देता है कि नहीं, प्रजातंत्र अब नहीं रहेगा। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार भी किए उसने और कुछ काम भी किए। क्यों उसने प्रजातंत्र समाप्त कर दिया? क्योंकि भाई वो एक डिक्टेटर था, मतलब करने का तात्पर्य कि वो एक तानाशाह था। तानाशाह था, वो चाहता था कि भाई मैं ही राजा रहूं, इसीलिए ऐसा किया। उसने कार्य क्या क्या किए? तो देखिए 1804 ईस्वी में उसने नागरिक संहिता, जिसका नाम नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, नेपोलियन सिविल कोड भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो 1804 में जब जैसे ही उसने गद्दी संभाली, उसने नागरिक संहिता बना दी। ठीक है, उसने एक और कार्य किया कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, कि जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यदि आपके अंदर गुण है तो आप भी बन सकते हैं। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया, यानी कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी बराबर हो गए, चाहे राजा हो चाहे गरीब आदमी या आम आदमी हो। और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित करने का तात्पर्य है कि पहले नेपोलियन से पहले, जब नेपोलियन राजा नहीं था, उससे पहले के जो लोग राजा थे वो क्या करते थे कि लोगों पे बहुत अनचाहा मनचाहा अनजाने तरीके से कह सकते हैं कि बिना बताए और मनमाने ढंग से बहुत सारे टैक्स लगा देते थे और उनका धन ऐंठने की कोशिश करते थे। जैसे चर्च, एक तरफ चर्च भी भाई ऐंठता था धन, एक तरफ राज्य भी ऐंठता था धन, राज्य यानी राजा, ठीक है, उसका भी टैक्स था। और फिर यातायात करने पे अलग अलग टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। तो उनमें से इन लोगों को बोल दिया कि भाई कुछ लिमिटेड टैक्स रहेंगे, उसके बाद सब समाप्त कर दिए गए। और जो आपका धन है, यानी आपका जो खेत है या जो घर द्वार है, वो सब आपका रहेगा, कोई आपको जबरदस्ती नहीं छीन सकता। नेक्स्ट बोला गया है भाई कि सामंती व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, सामंती व्यवस्था जो थी उसे समाप्ति कर दी गई। किसानों को भू दासत्व से मुक्ति मिल गई। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले जो था नेपोलियन से पहले, यानी जो फ्रांस की स्थिति थी 1789 से पहले, उसमें यह स्थिति थी कि जो खेत थे वो जमींदारों के थे। किसके थे? जमींदार, जिसे सामंत भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके थे खेत, और वहाँ पे जो किसान थे वो दास थे। दास कौन था भाई? वहाँ पे किसान दास था, और वही किसान था मगर उसके पास खेत नहीं थे, और वो जमींदारों से या सामंत से खेत लेकर खेती करता था। तो इसने क्या किया नेपोलियन ने कि भाई अब आप भूमि के लिए दास नहीं हैं, आप स्वयं मालिक हो गए, क्योंकि क्रांति के बाद लोगों ने छीन लिया था सब कुछ। फिर क्या हुआ और अगले बात, एक राष्ट्रीय मुद्रा और एक माप तौल, मानक नाप तौल। कहने का तात्पर्य है कि भाई एक देश है तो एक ही मुद्रा चलना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब कि मतलब आप जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं तो यूपी में कुछ अलग मुद्रा, बिहार में कुछ अलग मुद्रा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक ही देश में हैं जो कि है इंडिया, तो एक ही करेंसी चलना चाहिए, वो है क्या भाई? रुपया। ठीक है, तो उसी प्रकार फ्रेंच में भी बोला गया कि अगर आप एक देश में हैं तो एक रुपया मतलब एक करेंसी चलेगी, एक ही मुद्रा होगा। एक बात और बोली गई कि मानक नाप तौल भी एक ही होगा। जैसे कहने का तात्पर्य है कि कहीं पे 900 ग्राम का 1 लीटर बता दिया जा रहा है, तो कहीं पे लीटर बता दिया जा रहा है, और कहीं पे बोल जा रहा है कि नहीं 1100 ग्राम रहेगा तो 1 लीटर होगा। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, बोला गया कि नहीं भाई, अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे 1000 का 1 लीटर है तो सभी जगह पे 1000 ml बराबर मतलब कि 1 लीटर होगा, यही चीज़ हमेशा बोली गई। ठीक है, ml मतलब भाई, तो सभी चीज़ एक बराबर होगी, नहीं कि कहीं यहाँ पे कम कहीं वहाँ पे ज़्यादा, मगर पहले यही था। उसके बाद इसके नकारात्मक पक्ष क्या हुए? तो अच्छे अच्छे काम किए मतलब नेपोलियन ने, मगर बुरे काम भी तो किए नेपोलियन ने। तो क्या बुरा काम किया भाई? तो देखिए उसने यह बुरा काम किया, मतलब जो कार्य किया उसका बुरा पक्ष ये पड़ा कि भाई बढ़े हुए कर, उसने कर में थोड़ा वृद्धि कर दी, क्योंकि अब उसके पास सेना ज़्यादा थी, और क्योंकि भाई वो कंगाल हो चुका था और लुई, तो राज्य कोष खत्म हो चुका था, तो भाई उसे धन भी तो चाहिए। फिर उसके बाद सेंसरशिप,
सेंसरशिप एक कह सकते हैं संस्था थी। फ्रेंच की सेना में जबरन भर्ती, मतलब वहाँ के जो लोग थे सभी को सेना में भर्ती कराया जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि भाई नेपोलियन एक सोल्जर था, ठीक है, सिपाही था, सोल्जर था, ठीक है, सिपाही था, इसीलिए सभी को सेना में डाल रहा था क्योंकि हमारा फ्रेंच या फ्रांस सबसे मजबूत रहे। तो यह सब नकारात्मक पक्ष हुए जिससे कि भाई लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया और जिसके वजह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो अब आपको कोई पूछेगा कि भाई 1889 की जो क्रांति हुई और राष्ट्रवाद को कैसे पैदा करती है, तो आप बताएंगे कि भाई कुछ काम तो अच्छे किए नेपोलियन ने, मगर कुछ बुरे काम भी किए जिसके वजह से राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। और बुरे काम क्या थे? तो उसने करों में वृद्धि कर दी, सेना में जबरी लोगों को ठूसना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों ने सोचा कि भाई हमारा भी कोई कर्तव्य है, अधिकार है, मिलना चाहिए हमें अधिकार, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ। वो तो बात की हमने फ्रेंच की, फ्रांस की, फ्रांस में कैसे शुरू हुआ, मगर अब बात करेंगे कि यूरोप में कैसे बढ़ा। तो 1815 के बाद की बात है, जब 1815 में जब नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हारता है, तब से बात है की जा रही है। तो देखिए उस समय जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देश नहीं थे, वे अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। जैसे जर्मनी कई राज्यों में था, इटली भी कई राज्यों में विभक्त था, स्विट्जरलैंड का नाम ही नहीं था, तो मतलब इन सब थे। तो अब देखते हैं, कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लेकिन संख्या में कम थे। ठीक है, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कौन? कुलीन लोग, यानी जो कुलीन यानी अमीर लोग। ठीक है, नया मध्य वर्ग, ठीक है, नया मध्य वर्ग मतलब नया मध्यम वर्ग, एक नया मध्यम वर्ग निकला औद्योगिक क्रांति के समय। जैसे बोला गया मिडिल क्लास, आप लोग समझते हैं मिडिल क्लास, ऐसे लोग जो कि मान लीजिए सरकारी नौकरी करते हैं, टीचर्स हुए, वकील हुए, ठीक है, डॉक्टर हुए, ये सब क्या है भाई? मिडिल क्लास। जैसे देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं थोड़ा सा, आपको भी समझ में आ जाएगा। औद्योगिकरण के कारण अस्तित्व में आया था। कौन? मिडिल क्लास। औद्योगिकरण मतलब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसमें बात की जा रही है। इसमें उद्योगपति, व्यापारी, शिक्षित लोग शामिल थे। इन्होंने ही कुलीन विशेषाधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है भाई? तो उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देखिए क्या है, राजनीतिक अर्थ में देखें तो क्या है भाई? सहमति से बनी सरकार, निरंकुश शासन का अंत, कानून के समक्ष बराबरी। तो कानून के समक्ष बराबरी तो नेपोलियन ने भी की थी, मगर उदारवाद का मतलब ये है कि यहाँ पे सहमति से सरकार बनने, जैसे कि भारत में होता है कि अगर मोदी जी को वोट देना है तो सभी देंगे तभी बनेंगे। ठीक है, तो उदारवादी का मतलब ये होता है कि आप लोग सभी वोट किसी को देकर चुन सकते हैं। निरंकुश शासन का अंत मतलब कोई राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ये होता है निरंकुश शासन। मगर वहीं पे अगर मान लीजिए कि किसी को वोट देकर चुना जा रहा है, वोट देकर चुना जा रहा है, तो यहाँ पे निरंकुश शासन नहीं है। ठीक है, और कानून के समक्ष अधिकार, जैसे भारत में आप देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो सभी लोग, अगर मान लीजिए कोई चोरी करता है, चाहे वो कितना हो बड़ा आदमी है, उसको वही सज़ा मिलेगी। कोई मर्डर करता है तो कोर्ट के समक्ष वही सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग कोर्ट में सज़ा सुनाया जाए। आर्थिक अर्थ में अगर देखा जाए कि भाई आर्थिक कारणों में कौन सा उदारवादी राष्ट्रवाद हो सकता है, तो बाजार की मुक्ति और पूंजी के आवागमन पर राज्यों के नियंत्रण का खात्मा। कहने का तात्पर्य है कि भाई भारत के अंदर हम हैं, सपोज करिए भारत के अंदर हैं, अगर भारत बोले, जैसे भारत में बोला जा रहा है कि भाई आप जैसे बुरे चीज़ है, जैसे पटाखे, लोग बोलते हैं ना, जैसे सरकार मना करती है कि भाई पटाखे आपको नहीं बनाना है, पटाखे नहीं बनाना है, पटाखे नहीं फोड़ना है, प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक नहीं बनाना, प्लास्टिक के बैग में कोई भी सामान नहीं ले सकते। तो ये चीज़ खराब चीज़ें हैं, इसलिए बैन किया जा रहा है। मगर वहीं पे अगर बात कर दिया जाए कि बोलेगी सरकार कि भाई कागज़ आप इतना बनाइए, सरकार कंपनी को बोली कि आप, कोई कंपनी है ABCD करके, A एक है, एक B है, एक C है, एक
डी है। सपोज कर दीजिए कि सरकार ने बोला कंपनी ए को कि भाई आपको केवल मान लीजिए सपोज करिए 10 टन कागज ही बनाना है, 10 टन, ठीक है, 10 टन कागज बनाना है। तो 10 टन से नहीं पढ़ाई हो सकती सभी बच्चों का ना, बच्चों की पढ़ाई इसमें, क्योंकि कागज में क्या होगा, कागज से बनने के लिए, कागज कैसे बनता है भाई, तो पेड़ों की कटाई से बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि भाई अगर सरकार बोले कि 10 टन सिर्फ और सिर्फ कागज का निर्माण किया जाना चाहिए, तो उसमें सभी कार्य हैं, सरकारी काम, दस्तावेजों में, पढ़ाई के लिए आपको कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, ऐसे बहुत सारे चीज़। तो कैसे चलेगा काम, तो नहीं चल पाएगा। और इसे बनाएगा कौन, कंपनी बनाती है। तो इसीलिए सभी चीज़ों का भाई सरकार इसमें नियंत्रण न करे, ठीक है। तो यही सरकार यानी राज्य का मतलब यहाँ पे है सरकार, ठीक है ना। तो सरकार हस्तक्षेप न करे कि भाई आपको कैसे काम करना है, कितना काम करना है, ये हमारी मर्जी है। तो यही होता है कि भाई इसका नियंत्रण हमारे ऊपर न हो। ये हो उदारवादी राष्ट्रवाद। इसमें एक और चीज़ था, जैसे जलवरीन में 1834 में एक मतलब जलवरीन एक संस्था थी, उसने शुल्क सीमा के बारे में है। देखिए, प्रसा की पहल पर बना शुल्क संघ, कौन शुल्क संघ, उसका नाम था जलवरीन, ठीक है। कहीं कहीं जालवेराइन लिखा है, जैसे कहीं कहीं जलवरीन लिखा रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज न हो गए, जलवरीन है, ठीक है। जैसे देखिए जलवरीन लिखा है यहाँ पे, जलवरीन जिसने शुल्क अवरोधों को खत्म किया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। कहने का तात्पर्य है कि भाई यदि कोई टैक्स देता है तो सब अलग अलग टैक्स नहीं देंगे, सभी एक बराबर टैक्स देंगे। और ये भी बोला गया कि भाई जो भी देश है, मतलब राज्य हैं, आपस में यदि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा कार्य करते हैं या संगठन बनाते हैं कि जो भी इस संगठन में रहेगा उसको या तो टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा उनके राज्य में या उनके देश में जाने पर, या तो कम दिया जाएगा। तो जलवरीन यह कार्य कर रही थी, और जो कि सफल भी रही कुछ टाइम तक, कुछ समय तक। कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, मिल गया। तो बात ये था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम 1815 का रूढ़िवाद और वियना संधि, नेपोलियन की हार। जैसे और क्या है भाई, फिर क्या है, 1815 के बाद यूरोपीय सरकारों की रूढ़िवाद और लौटी। जैसे में 1815 में क्या हुआ कि जब नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार जाता है, तो उसमें उसके ऊपर जो फ्रांस था उसके ऊपर वियना संधि की गई, और बहुत सारे आरोप लगाए गए, टैक्सेस किए गए। तो ये इस बारे में बोल रहा है। और जब भाई नेपोलियन बहुत ताकतवर शासक था, तो जब वो हारता है तो सभी सरकार जो यूरोप की थी उनमें सब रूढ़िवादिता वापस आ गई कि भाई अब हम लोग अपने मनचाहे ढंग से शासन करेंगे, यूरोप पे कब्जा करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वियना कांग्रेस 1815 के बारे में बोल रहा है कि वियना कांग्रेस ने 1814 में क्या किया था, 15 में क्या किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने मेजबानी की। जब 1815 में फ्रांस और क्या बोले भाई, मतलब जो नेपोलियन हुआ था, फ्रांस और वियना मतलब ऑस्ट्रिया का एक, ऑस्ट्रिया देश है यहाँ पे, मैंने देखा ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो यहाँ पे है, इस ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, ठीक है। इसीलिए वियना आप भूलिएगा नहीं। वियना में संधि होती है, उसी को वियना कांग्रेस बोला जाता है, 1815 में होता है। उसका जो मेजबानी किया था, यानी जो उसका अध्यक्ष था वो था मेटरनिक, ठीक है। चांसलर जो था वो ड्यूक मेटरनिक था। इसका उद्देश्य क्या था, जो वियना में संधि हुई थी या कांग्रेस हुआ था, उसमें था कि नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को खत्म करना और पुराना राजवंश, जैसे कि फ्रांस में बुर्बो वंश का बहाल करना। जो लुई था, लुई 16वां जो था वो बुर्बो वंश का था, ठीक है। इस शासन को बहाल करना इसका कार्य था, किसका, ऑस्ट्रिया का। फिर उसके बाद 6 नंबर का क्रांतिकारी
दमन के भय से उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। कहने का तात्पर्य कि जैसे दमन के भय से, यानी उन लोग को ऐसा लगा कि जो सबसे उस टाइम ऑस्ट्रिया मजबूत देश था, उसने उन लोगों ने सोचा कि भाई ऑस्ट्रिया हम लोग का दमन कर देगा, तो उस सब क्या कर दिए कि भाई अलग अलग तरीके से अपना आंदोलन चलाना शुरू कर दिए। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जोसेफ मेजनी, कहीं कहीं जोसेफे जैसे लिखा है तो उसी प्रकार जोसेफ मेजनी होता है। जोसेफ मेजनी वो इटली का एक क्रांतिकारी था, मेजनी, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्रांतिकारी था। इसकी आवाज़ में लोग मोहित हो जाते थे, ठीक है। उसने दो संगठन बनाया, एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। दो संस्था बनाई, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप, आप भूलिएगा नाम नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटरनिक ने उसे बोला था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन, मतलब मेटरनिक ने बोला भाई किसको, इसको जोसेफ मेजनी को बोला कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मेजनी, इसने बोला था मेटरनिक ने, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा आप लोगों को। और मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं दूसरा, क्योंकि पूरे 10 पॉइंट हैं जिसमें से 6 पॉइंट आप लोगों ने देख लिया, और तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर होने लगेंगे, इसलिए थोड़ा सा अगले पार्ट में लाते हैं, ठीक है। तब तक लिए जो भी कोई डाउट्स होता है आप लोग तुरंत बेझिझक कमेंट करके पूछिए, ठीक है। समय मिलते ही आप लोग को रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।